नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश नरेटर में आपका स्वागत है। हमारी रिच डैड पुअर डैड की ऑडियो बुक की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसमें हमने प्रस्तावना की बात की थी। यहाँ पे अब हम दूसरा अपना पहला अध्याय लेके आ रहे हैं, जिसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी स्वयं लिख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ज़िंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया भी था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़कर मरा। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूँकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या ना मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचता रहा, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला भी करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी हमेशा अमीर नहीं रहे, गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों की दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था, परंतु परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचता रहा कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजरता जा रहा था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछता रहा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी इसी तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल पाता, हाँ वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता। बुड्ढे को यह नहीं पता कि वह क्या कह रहा है। चूँकि दोनों ही मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इसी तरह सोचना मेरी आदत बन गई और आगे चलकर मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर लोग होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हम में से ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था तब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि स्कूल में शैक्षणिक और व्यावसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते थे, वे ज़िंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं, और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं।
मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने विचारों पर फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास पैसा खत्म हो जाएगा। किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे के बारे में पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या फिर गरीब होंगे। चूँकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह मैं सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति के विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त असर डालते हैं। उदाहरण के तौर पर यह एक डैडी को यह कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक के बाद ख़त्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्दी ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका यह मतलब नहीं था कि आप जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल में ज़्यादा दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज़ होता था क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता था। यह जितना तेज़ होता जाता था, मैं इसकी मदद से उतना ही पैसा कमा सकता हूँ। उसका मानना यह था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस्य की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत यह थी कि वे अपने पैसे को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन नतीजा यह निकला कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए और दूसरे लगातार कमज़ोर होते गए। हमें इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफ़े पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो सकते हैं और दिमाग की सही कसरत के लिए आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य से स्वास्थ्य और धन नुकसान दोनों का होता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में ज़मीन आसमान का फासला था। एक डैडी का सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सज़ा है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम है जो उत्पादन नहीं करते हैं। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, जबकि दूसरे डैडी की सीख यह थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम किसी अच्छी कंपनी को ख़रीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पोसना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे मुझे इसलिए अमीर बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करते थे, हमेशा प्रोत्साहित करते थे। दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसों की बात करने के लिए मना करते थे। एक का कहना था जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों का सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे डैडी का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप कष्ट में हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाता था जबकि दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का यह मानना था कि कंपनी या सरकार को अपना ध्यान रखना चाहिए और अपनी ज़रूरतों को पूरे करते रहना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभों, बीमारी की छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते हैं। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे
जो सेना में चले गए थे और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतज़ार कर लिया था। वे मेडिकल लाभ के विचार को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जा रही सुविधाओं की भी तारीफ़ करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी के आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होते थे। वे अक्सर यह कहते थे, मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है, इसके बदले मुझे यह लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधाभोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमज़ोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे। दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडेटा कैसे लिखा जाए। दूसरे डैडी ने मुझे यह सिखाया कि मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं लिखी जाएं जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके परिवारों का उनके जीवन पर कितना असर हो रहा है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के तौर पर मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर ही कहा करते थे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे, गरीब होना और पैसे ना होने में फ़र्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी होता है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे, मेरे पैसों में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे, पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उनके पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही हमें यह समझाया गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दोनों डैडी होने के कारण बचपन में ही इस बारे में मैं सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं। मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि डैडी मुझे प्रोत्साहित करें और वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील और अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे अमीर डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह भी जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम करवाया जा सकता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वे बार बार दोहराया करते थे। पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थीं जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थीं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा दूसरा पार्ट समाप्त होता है। हम तीसरा पार्ट जल्दी आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए रीड करते रहिए, स्टोरीज सुनते रहिए। धन्यवाद।